गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से डील किया था, राइट? यानी 11th क्लास के इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, यानी सेकेंड पार्ट हमारा या दूसरा पार्ट। इस पार्ट का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत का वर्गीकरण। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये क्या है? ये बायोलॉजी का पूरा बेसिक्स रखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट 1 जो है ये बायोलॉजी का पूरा बेस गेन करता है। और अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम्स की, तो इस पर बहुत सारे छोटे छोटे और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत इजी साउंड करता है, राइट? पढ़ते वक्त पहला चैप्टर हमने पढ़ा, काफ़ी इजी था, पर आप उसमें से जब छोटी छोटी बातें पॉइंट आउट करोगे तो उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर के साथ भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनमैटिक चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत का वर्गीकरण। यानी पृथ्वी पर या अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सबको वर्गीकृत किया जाता है। मैंने आपको बताया था जब हमने द्विनाम पद्धति पढ़ी थी कि अब हम किसी को डायरेक्ट ऐसे देख के तो नहीं बता सकते ना कि हाँ वो लंबे बाल वाला, वो भूरी आंखों वाला, राइट? यू हैव स्पेसिफिक नेम। हमारे पास स्पेसिफिक नेम होते हैं किसी भी इंसान को डेजिग्नेट करने के लिए, राइट? तो उससे हमने नामकरण समझा। अब उस नेम के अलावा उसकी पहचान में उसकी पूरी हिस्ट्री दी जाती है, राइट? कि उसके फादर का नाम क्या है, उसके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, फिर थोड़ा और डिटेल में दिया जाता है, राइट? ऐसे उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही किसी जीव को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। हमने देखा था क्लासिफिकेशन पूरा, राइट? तो अब जीवों को अलग अलग रखना भी जरूरी है, राइट? क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत सारे टाइप के सजीव होते हैं। पौधे भी हैं, जंतु भी है, छोटे पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, फंगस भी है ना? ऐसे करके काफी सारे जीव हैं। इन सबको अलग अलग से क्लासिफाई किया जाना चाहिए। नामकरण तो हमने कर दिया, अब इनका वर्गीकरण करना भी आवश्यक है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जैसे हमें पता है नामकरण लीनियस ने किया, तो लीनियस ने ही आगे वर्गीकरण की भी कोशिश की। लीनियस ने जब वर्गीकरण किया तो उस समय माइक्रोस्कोप्स इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थे, राइट? तो किसी को पता नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा होते हैं, या ये भी सजीव है, या वायरस जैसा भी कोई जीव होता है, राइट? ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल में नहीं थी। और अगर थी भी तो ये नहीं पता था कि हाँ ये वायरस का जीवन ऐसे चलता है, या बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट होती है, या फंगस ऐसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ऐसे खाना लेता है, यानी ऐसे फूड बनाता है, या ऐसे फूड का इंटेक करता है। इतना डिटेल में नहीं पता था सब कुछ। तो लीनियस ने क्या किया? दो जो बेसिक डिफरेंस दिख रहे थे ना, एक तो दिख रहा था जो चल फिर सकते हैं उनको कहा गया एनिमल्स, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं उनको कहा गया प्लांट, राइट? तो ऐसे करके लीनियस ने दो किंगडम या दो जगत प्रणाली दी। किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं? जगत। तो उन्होंने क्या किया? दो जगत प्रणाली दी या द्विजगत प्रणाली दी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि द्विजगत प्रणाली या टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो दिया किसने? हमारे सर कैरोलस लीनियस ने। अब दो किंगडम में इन्होंने कौन से दो किंगडम के बारे में बताया? इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि दो किंगडम होते हैं, एक होता है प्लांट्स का, एक होता है एनिमल्स का। अब उसे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम नहीं कहते, उसका उन्होंने नाम रखा। प्लांट किंगडम को कहा जाता है प्लांटी। से हिंदी में मैं लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है प्लांटी, या बिंदी यहाँ पर आती है प्लांटी। और एनिमल किंगडम के लिए एनिमेलिया लिखा जाता है। ओके, मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, सॉरी नेम या नॉमेनक्लेचर हम जब पढ़ रहे थे, या नामकरण जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था काफी सारी चीजें ग्रीक भाषा में थी, तो उसी के फ्लुएंट में ये सारे नाम रखे गए हैं। तो क्या? प्लांटी और एनिमेलिया। तो अब नाम से हमें क्लियर समझ आ रहा है, प्लांट्स होंगे यहाँ प्लांटी किंगडम में, एनिमल्स होंगे यहाँ एनिमेलिया किंगडम में। तो इन्होंने नॉर्मली ये देख के ही इनका वर्गीकरण किया, यानी इनके क्लासिफिकेशन का कोई आधार नहीं था।
यानी इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर या किसी विशेष लक्षण को नहीं पकड़ा और उस विशेष लक्षण के आधार पर ये नहीं बताया। इन्होंने बेसिकली सजीवों को दो भागों में विभक्त कर दिया, अचल और चल, राइट। पर ये तो पूरा नहीं है, हमें पता है। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन में काफी सारी कमियां थी। पहली कमी, इस क्लासिफिकेशन में इसकी कमियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसकी कमियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली कमी क्या थी, ये क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को विभाजित ही नहीं करता, क्योंकि जंतु में भी कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं और पौधों में भी कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी यूकैरियोटिक होते ही हैं। अब ये जो नाम आ गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये होते कौन हैं या ये क्या होते हैं? वैसे आपने छोटी क्लासों के बारे में थोड़ा कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। वैसे आपकी बुक में भी इतना डिटेल में नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारा आगे वाला क्लासिफिकेशन है जो सर्वमान्य है, यानी जो आज के टाइम में पढ़ा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है जीवों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इन्हें प्रसीम केंद्रकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसीम केंद्रकी, सॉरी असीम केंद्रकी, सॉरी वेरी सॉरी। प्रोकैरियोट्स को क्या कहते हैं? असीम केंद्रकी। और यूकैरियोट्स को कहते हैं ससीम केंद्रकी। अब इसके आगे अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अ लिखा हुआ है, यहाँ पे स लिखा हुआ है। अ का क्या मतलब होता है कि किसी चीज की कमी है, और स का मतलब वो चीज सुविकसित या वेल डेवलप है। तो इसे नॉर्मली हिंदी नामों के आधार पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता, इंग्लिश नामों के आधार पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम वही कैटेगरी को फॉलो करेंगे। तो देखिए, प्रोकैरियोट में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव की सरल भाषा में हिंदी होती है आद्य, आद्य या आदिम, यानी काफी पुराना, जो बहुत ही पुराना तरीका देते। जैसे हम आज के समय टेलीविजन देखते हैं और रेडियो वगैरह सुनते हैं, राइट। तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत नए रूप में आ चुकी है, यानी कंप्लीटली वेल डेवलप। और इसके कंपैरिजन में हम पहले की बात करें तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था सिनेमा के नाम पे, राइट। तो वो क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये नई टेक्नोलॉजी है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किसको किया जाता है? कोशिका को किया जाता है, किसको? सेल को। और जो पुरानी टाइप की सेल है, यानी जब नया नया ये सेल बना था तो उस समय प्रिमिटिव ही कुछ बना था, तो उस पुरानी टाइप की सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोट, और उससे जो विकसित हुई, जो वेल डेवलप हो गई, उसे हम कहते हैं यूकैरियोट। तो इसके नाम का अर्थ समझिए। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या पुराना या आदिम। कैरियोट्स में वर्ड आता है कैरियन, का मतलब होता है बॉडी या काय। तो पुराने प्रकार का शरीर, ये बात किसके लिए हो रही है? कोशिका के लिए। तो पुराने टाइप की बॉडी। और यूकैरियोट में यू का मतलब होता है न्यू, यू का मतलब होता है न्यू। और कैरियन का मतलब तो हमें पता ही है, बॉडी को कहते हैं या काय को कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स कौन हुए? ऐसे सेल जो पुराने प्रकार की बॉडी रखते हैं। और यूकैरियोट कौन से हुए? ऐसे सेल जो नए टाइप की बॉडी रखते हैं। ये तो हो गया इनका स्पेसिफिक डेफिनेशन टाइप, पर इन्हें ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इनमें काफी सारे कैरेक्टर्स है जो डिफर करते हैं एक दूसरे से। क्या है? काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। वैसे मैं आपको अगली वीडियो में या इस वीडियो के एंड में ही आपको इसके लिए एक पूरा टेबल प्रोवाइड कर दूंगी, पर कुछ स्पेसिफिक है जो हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला क्या है? इनकी बॉडी होती है ओल्ड टाइप की, और यूकैरियोट्स में न्यू टाइप की। और नया हमें पता है, पुराना क्या होता है? जब कोई चीज आती है तो वो बहुत ही अस्त व्यस्त पड़ी होती है, राइट। अस्त व्यस्त कोशिका होती है, अस्त व्यस्त। और नया जो होता है वो अच्छे से कंपार्टमेंट में, यानी अलग अलग खांचों में ढला हुआ, नया बना हुआ। तो यहाँ पर पॉइंट बनता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या पॉइंट बनता है?
कंपार्टमेंटलाइजेशन। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? कंपार्टमेंट्स का मतलब पता है आपको? कंपार्टमेंट्स जैसे अलमारी होती है कोई, ये एक अलमारी का ढांचा है समझिए। अब इसके अंदर क्या होता है? काफी सारे खांच होते हैं ना, राइट? काफी सारे खाने या खांचे होते हैं। ये बड़ा वाला कुछ सामान रखने के लिए, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये, ऐसे करके काफी सारे कंपार्टमेंट यानी खानों में बटा होता है। तो क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका की मैं बात करूं तो उस कोशिका में जो सारे कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका के ऑर्गेनल्स रहते हैं या अंग रहते हैं, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं, या हिंदी में कोशिकांग कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये कंपार्टमेंटलाइज होते हैं और प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइज नहीं होते। जैसे मैं अगर आपको ये सेल की स्ट्रक्चर बनाऊं, ये बेसिकली एक सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमें पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, राइट? इस तरह से काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये तो मैंने बनाई है एक यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आप देखिए, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम है, ऐसे करके काफी सारे ऑर्गेनल है, अच्छे से एक पैक से कवर है। इन सबके बाहर एक लेयर आपको नजर आ रही है, राइट? सब अच्छे तरीके से ढके हुए और जचे हुए पड़े। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या था? न्यूक्लियस भी अच्छे से जचा हुआ नहीं था, फिर सारे सेल ऑर्गेनल्स ऐसे ही बिखरे पड़े रहते थे, साइटोप्लाज्म में रहते थे, नहीं रहते हैं, ओके? सारे ऑर्गेनल्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, ओके? तो ये होता है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वेल डेवलप होते हैं, और न्यूक्लियस नाम की संरचना पाई ही यूकैरियोट्स में जाती है। न्यूक्लियस के स्थान पर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जैसी संरचना होती है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है कि उसके अंदर डीएनए सुरक्षित रहे, राइट? तो यहाँ पे तो डीएनए अलग अलग टाइप से डिवाइड होकर काफी अच्छे से पड़ा रहता है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में अच्छे से पैक होकर यहाँ पर अरेंज होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जेनेटिक मैटर के नाम पर डीएनए आरएनए होता है, और उसके पास में क्रोमेटिन नाम की एक संरचना बिखरी पड़ी होती है, राइट? जो पूर्ण रूप से एक झिल्ली से कवर भी नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनस, दो लेयर से कवर होती है, दो मेम्ब्रेन उसको ढक के रखते हैं, ठीक है। फिर आता है सबसे कॉमन एग्जांपल है यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी संरचना है जो प्रोटीन निर्माण में काम आती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है। तो प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम काम आता है। अब राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुराना, एक नया। तो नया है 80S टाइप का राइबोसोम। कौन सा? 80S। और पुराना है 70S टाइप का राइबोसोम, ठीक है। अब इसकी दो यूनिट होती है 50S और 30S, और इसकी दो यूनिट होती है 60S और 40S। मुझे पता है सबसे पहले आपने क्या किया होगा, ये सुनते ही आपने इन दोनों को ऐड करके देखा होगा कि 50 + 30 तो 80 होता है, और 60 + 40 तो 100 होता है। पर इसका नाम 70S और 80S कैसे हुआ? फिर ये क्या होता है, एक राइबोसोम दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, यानी दो बॉल्स मिलकर एक बड़ी बॉल बना लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दोनों मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। उस आधार पे इसका क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये हो गया राइबोसोम, न्यूक्लियस। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस नहीं होती। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट वेल डेवलप होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ऐसे करके काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो बेसिक डिफरेंस आपके दिमाग में अभी तक फिट हो जाना चाहिए वो ये है कि प्रोकैरियोटिक पुराने टाइप के हैं और यूकैरियोटिक नए टाइप के। अब मैं आपको इसमें जीवों का एग्जांपल दूं तो प्रोकैरियोटिक जीव्स के नाम पर या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो अभी तक पृथ्वी पर प्रेजेंट है उनमें सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं। बाकी दूसरे सभी प्रकार के जो जीव हैं, चाहे कवक हो या काई एल्गी हो या प्लांट्स एनिमल्स, कुछ भी बड़ा, कुछ भी बैक्टीरिया को छोड़ के कुछ भी बड़ा क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक होता है। मैं आपको इसकी एक टेबल भी दूंगी और एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी इसे एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि ये पोर्शन बुक में नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये काम आएगा अभी आगे, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा अब तक, आई गेस, ओके। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में विभेद नहीं कर पा रहे थे लीनियस की क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना में विभेद नहीं कर पा रहे थे, जो एक तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के साथ ही आता है। फिर सेल वॉल के कैरेक्टर्स नहीं पता पड़ पा रहे थे। सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स में भी काफी सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कवक होती है, शैवाल जो होती, सॉरी शैवाल या काई जो होती है वो प्लांट्स में आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते और भी काफी सारे कैरेक्टर्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। मैं अगर नाम अभी लेने लग जाऊंगी तो आपको ऐसे लगेगा अरे ये क्या बोल रहे, फिर भी मैं आपके डिटेल के लिए कुछ बातें बता देती हूँ। जैसे वेस्क्यूलर बंडल वो बड़े पेड़ पौधों में होता है, बड़े यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, उसे छोटों में नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये जो नाम मैं आपके लिए आगे ले रही हूँ ये हम इससे ठीक अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। और फिर बड़े प्लांट्स में भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, जैसे पाम का पेड़ आपने देखा है, पाम का या खजूर का, सॉरी खजूर नहीं आएगा इसका एग्जाम्पल, पाम, साइप्रस नाम का एक ऐसा पेड़ होता है। आई ड्रॉ भैया, अब ये दिखने में थोड़ा सा नारियल जैसा ही लग रहा है बट इतना सा ये इस हाइट का पेड़ होता है, नॉर्मली इसे साइप्रस कहते हैं। ये गार्डन्स वगैरह में या जो बड़े पार्टी हॉल्स होते हैं वहां पर लगा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं, साइकस कहते हैं, CYCUS, साइकस। फिर पाइनस, पाइन का पेड़ जिसे चिलगोजा बनता है, राइट। तो ये सारे ऐसे पौधे जिनमें कभी फ्लावर्स नहीं लगते, फूल नहीं लगते, तो इस आधार पे ये जिम्नोस्पर्म हो जाते हैं। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो सारे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर्स लगते हैं। अब फ्लावर्स वाले तो बहुत सारे अपने आसपास, राइट, उनमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे गेहूं होता है वो मोनोकॉटिलेडन होता है, यानी उसमें बीज का पत्र एक ही होता है, जबकि चना जो होता है वो डाइकॉटिलेडन होता है, 2 बीज पत्र होते हैं उसमें। ये भी क्लासिफिकेशन का आधार है। इस तरह से प्लांट्स में भी काफी सारा क्लासिफिकेशन है जो क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स पर आधारित है। जबकि छोटे और बड़े प्लांट्स में जब क्लासिफाई किया जाता है तो उनकी कोशिका की संरचना जिसमें सेल वॉल भी आती है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में यहाँ पे पता नहीं चल रहा। फिर आ रहा है न्यूट्रिशन मेथड, यानी प्लांट अपना भोजन बना कैसे रहा है। हमें सबको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में कुछ छोटे जीव जंतु ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के आधार पर तो इन्हें प्लांट्स में होना चाहिए था। और कुछ पौधे, प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो ये आज आपके लिए होमवर्क है। आज आप गूगल करके ये जरूर देखिएगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। आप देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा भी आएगा ये पढ़कर, ठीक है। वरना मुझे तो इसे आगे वाले चैप्टर्स में आपको समझाना ही है, ठीक है। तो नहीं करते तो भी डरने की बात नहीं है, पर क्योंकि आप बायोलॉजी अभी नए नए पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ लगेगी,
इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये जरूर सर्च करके देखिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के मेथड के बारे में पता नहीं चल रहा इस क्लासिफिकेशन के आधार पर। फिर हैबिटेट, यानी ये जो भी जीव है ये रहता कैसे स्थान पर है। जैसे कुछ पौधे होते हैं जो काफी गर्म एरिया में मिलते हैं और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो काफी गर्म एरिया में मिलते हैं। यानी डेजर्ट का जंतु मैं अगर कहूँ तो कैमल यानी ऊंट, ये सिर्फ डेजर्ट एरिया में मिलता है जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। जैसे आप इंडिया के रीजन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल लाइन के एरिया वाले रीजन से, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, साउथ रीजन, वहां पर तो कैमल यानी ऊंट नहीं पाया जाता। ये तो सिर्फ अपने राजस्थान और गुजरात के कच्छ वाले रीजन में पाया जाता है, राइट। इसी तरह से कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट का प्लांट है, जहाँ पर अच्छी बारिश और अच्छी बारिश होती है उस वाले रीजन में तो नहीं पाया जाता। और अच्छी बारिश वाले एरिया में जो पौधे पाए जाते हैं, जो जंतु पाए जाते हैं, वो हमारे एरिया में नहीं मिलते, यानी राजस्थान वाले रीजन में नहीं पाए जाते, राइट। तो ऐसे हर जीव का आवास अलग अलग होता है, उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं मिल रही है। फिर रिप्रोडक्टिव मेथड, कुछ पौधे हमें पता है, आपने पौधों में ये बहुत सिंपल सी चीज होती है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम ब्रांच को तोड़कर अगर जमीन पे लगा दें तो उससे नया प्लांट ग्रो कर लेता है, राइट। कुछ पौधे होते हैं ऐसे, और कुछ छोटे प्रकार के जंतु भी ऐसे होते हैं जो ये काम कर लेते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो वापस ग्रो कर लेती है, राइट। और उसके स्थान पर एक छोटा जंतु है हाइड्रा नाम का, वो अपनी पूरी बॉडी बना लेता है वो जंतु ही, वो दूसरे छोटे जीव जंतुओं को खाता है पर वो अपनी पूरी बॉडी बना लेता है। लेकिन बड़े जीव जंतु हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पर मेल कोशिका और फीमेल कोशिका का संलयन होना जरूरी है। फिर उससे एक छोटी कोशिका बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और वो वृद्धि यानी ग्रोथ करके एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ऐसा ही प्लांट्स में होता है, ऐसा ही बड़े एनिमल्स में होता है, राइट। तो रिप्रोडक्शन के मेथड का कुछ पता नहीं चला ना यहाँ पे, मैंने आपको इतना कुछ बताया, मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव मेथड्स के बारे में। यहाँ पर मैं तो आपको ये इसकी कमियों में बता रही हूँ, इसकी कोई खूबी तो हमने बताई नहीं है, तो इसके बारे में भी ये जानकारी नहीं देता। फिर है इवोल्यूशनरी रिलेशन या जाति वृत्तीय विकास। इवोल्यूशनरी रिलेशन का क्या मतलब होता है? जैसे पृथ्वी पर सबसे पहले सिर्फ एक कोशिका आई थी और ऐसा माना जाता है कि इस कोशिका ने पहले ग्रो किया और सबसे पहले पानी के अंदर जीवन का विकास हुआ, फिर पानी से जीवन धरती पर यानी लैंड पर आया। तो इससे इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है कि पहले एक कोशिका थी, फिर वो पानी में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वातावरण के अनुसार उसमें चेंजेस हुए और उसने नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो गई। पर इस क्लासिफिकेशन के अंदर तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि किससे क्या बना होगा। तो विकास के इस क्रम को हम इवोल्यूशन या उद्विकास कहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है ना। हमें बस इतना पता चल रहा है कि पहले प्रोकैरियोटिक था और उससे यूकैरियोटिक कुछ आया, पर उसके बारे में भी कुछ अच्छे से बताया हुआ नहीं है यहाँ पर, तो ये भी इसकी कमी हो गई। और डेवलपमेंट यानी विकास, यानी कोई जीव अपना विकास कैसे करता है उसके बारे में भी यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, लीनियस की क्लासिफिकेशन के बाद ये कमियों को देखते हुए जरूरत महसूस हुई कि नहीं, इतना तो काफी नहीं है, और अच्छे से क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, यानी वर्गीकरण को और अच्छे से होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे करते करते काफी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने प्रयास किए और इसके बाद 3 किंगडम प्रणाली भी आई, 4 किंगडम प्रणाली भी आई, ऐसे करके काफी सारे क्लासिफिकेशन आए, पर हमें वो नहीं पढ़ने, हमारी बुक में मेंशन भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता के आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी। लास्ट में R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 जगत प्रणाली दी, जो आज तक सर्वमान्य है और सभी जीवों को इसी के आधार पर बांटा गया है। ये आता है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम। इससे पहले लीनियस था जिसने 2 किंगडम सिस्टम दिया, और दोनों किंगडम कौन थे, प्लांटी और एनिमेलिया। ये छोटे क्वेश्चन की तरह आता है, इसलिए मैंने आपके लिए स्टार मार्क लगाया। जो अपनी कंपटीशन एग्जाम्स होती है नीट वगैरह की, उनमें भी ये काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। उसके बाद आते हैं हमारे R.H. विटेकर सर, इन पर भी काफी ज्यादा बार क्वेश्चन आया है और आगे भी आता रहेगा।
आप लोग मेरे वीडियोस में ध्यान दीजिए, मैं आपको जहां पर भी स्टार मार्क लगाकर छोड़ रही हूँ ना, यानी इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे R.H. विटेकर सर, इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने आधार किन बातों को माना, कि इन्होंने जीवों को बांटा, 5 अलग अलग किंगडम बनाए, उनमें बांटा, लेकिन आधार किस किस बात को माना। पहला क्या, सेल स्ट्रक्चर, कि कोशिका का आकार और आकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है। फिर बॉडी स्ट्रक्चर, की जो भी सजीव है उसकी कोशिका, उसकी बॉडी यानी उसकी शरीर का संगठन कैसा है और संरचना कैसी है। फिर न्यूट्रिशन मेथड, यानी वो भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है, ऑटोट्रॉपिक है यानी खुद से बना लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या हेटेरोटॉपिक या विषमपोषी है, या दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, या कई बार दोनों काम भी कर लेता है। तो न्यूट्रिटिव मेथड के बारे में, फिर रिप्रोडक्शन की विधियों के बारे में, और लास्ट पॉइंट स्पेसिफिक रिलेशन। स्पेसिफिक रिलेशन यानी जाति वृत्तीय विकास, जो यहाँ पर मैंने आपको अभी लास्ट पॉइंट समझाया था कि इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में या इन 5 बातों को इन्होंने आधार रखकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये 5 बातें याद होनी चाहिए। फिर इन्होंने जो 5 किंगडम दिया, वो किंगडम कौन कौन से हैं, इनका नाम तो पता चले, इनके बारे में ही पढ़ना है हमें इस पूरे चैप्टर में। तो किंगडम कौन कौन सा है, पहला किंगडम है मोनेरा, क्या है, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई या फंगाई भी बहुत लोग इसे रीड करते हैं, इसके प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको ये नाम याद होने चाहिए, फंजाई। फिर क्या है, प्लांटी, और लास्ट क्या है, एनिमेलिया। तो ये हो गए हमारे 5 किंगडम्स। क्या हो गए हमारे 5 किंगडम्स, ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये 5 किंगडम में क्या विशेषता है, या कौन से किंगडम में किसको रखा। मैं आपको अभी ब्रीफली समझा देती हूँ, फिर हम एक एक किंगडम को अलग से देखेंगे। और इन 5 किंगडम का एक साथ एक टेबल भी आता है इनके क्लासिफिकेशन में, जैसे हम डिफरेंस का टेबल नहीं बनाते छोटी क्लासों में, कि डिफरेंस का टेबल बनाते हैं ना, कि उसमें इनकी समानता और विषमता लिखी जाती है, इस तरह से इन 5 किंगडम का एक टेबल बनाया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर दूसरे साल पूछा जाता है, और मैच द फॉलोइंग करके आपके नीट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम में इन्होंने किसको रखा, सारे जो प्रोकैरियोटिक जंतु थे ना, वो सारे मोनेरा में आ गए, यानी सारे बैक्टीरिया आ गए मोनेरा किंगडम में, सारे बैक्टीरिया आ गए मोनेरा किंगडम में। सारे बैक्टीरिया में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं, इनमें काफी सारी क्लासेस हैं, ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। अब प्रोकैरियोटिक यहाँ रह गए, अब सारे जो यूकैरियोटिक है वो बाकी के 4 किंगडम में बांटे गए हैं। तो पहला किंगडम है प्रोकैरियोट्स का, या एसिन केंद्र की जीवों का, जिसका क्या नाम है, मोनेरा। फिर इसके बाद सारे जितने 4 किंगडम बचे, वो चारों के चारों आ जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, या यूकैरियोट्स को इन 4 किंगडम में रखा गया है। अब आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर किसे रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ छोटे ऐसे जीवों को रखा गया है जो यूकैरियोटिक है, और इनमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव आते हैं। अब कौन कौन आता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है फंजाई। फंजाई, इसके अंदर आते हैं सारे प्रकार के फंगस। अब फंगस का मैं आपको एग्जांपल दूं, या आपको अगर पहले से ही पता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मशरूम आता है, राइट। मशरूम, छत्रक जैसी संरचना, जो ऐसा जो होता है, राइट, सबसे पहले दिमाग में यही क्लिक करता है फंगस को लेके। लेकिन फंगस सिर्फ इतना सा नहीं है, काफी सारे, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं रोटी का।
ठीक है। रोटी काफी दिनों तक पड़ी है तो उस पर क्या होता है, कुछ काले और बैंगनी कलर का एक जाल सा बन जाता है, राइट, है ना। हम बोलते हैं ना फफूंद आ गई है इस पर, या अचार पर, रोटी पर, या सड़ी हुई सब्जियों पर भी ये काफी जल्दी आ जाता है, राइट। तो ये सभी क्या है, फंगस है। यहाँ से लेकर बड़े बड़े छत्रक यानी मशरूम्स तक सभी क्या होते हैं, फंजाई किंगडम में आते हैं, जो क्या है, फंगस। फिर आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कौन आता है, काफी छोटी सी काई से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक सभी पेड़ पौधे आते हैं प्लांटी किंगडम में। एनिमल किंगडम या एनिमेलिया में जो छोटे प्रोटोजुअन्स होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे मलेरिया को फैलाने वाला रोग कौन होता है, प्लाज्मोडियम नाम का एक पैथोजन होता है या प्रोटोजुअन होता है। प्रोटोजुआ क्या है, एक संघ है जो इसी के अंदर आता है। वहां से लेकर हम तक या बड़ी बड़ी वेल्स तक सभी प्रकार के जंतु आते हैं एनिमेलिया में। तो इस तरह से हम पांचों किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पांचों किंगडम को डिटेल में समझेंगे और जिस टेबल के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ उस टेबल को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।